हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए लेके आ गया हूँ एक बेहद ही अजीब और डरावनी घटना। एक ऐसी घटना जिसे सुन के आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। मेरा नाम शमशा आलम है और मैं पाकिस्तान से हूँ। पाकिस्तान में मैं कहाँ रहता हूँ ये तो आपको मैं नहीं बता सकता, लेकिन हमारे यहाँ पे आत्माओं और इन सब चीज़ों का जिक्र काफ़ी लंबे समय से चलता आ रहा है। लेकिन इनमें से जो चीज़ सबसे ज़्यादा भयानक और खौफनाक होती है वो होते हैं जिन्न। ऐसी ही एक घटना मेरे साथ मेरे पिछले घर में घटी थी और वो घटनाएं कुछ ऐसी थी जिन्होंने मुझे आज तक इन सब पे विश्वास करने पे मजबूर करके रखा हुआ है। और बस उन घटनाओं को सोचने भर से ही मेरी हालत खराब हो जाती है और मैं पूरा का पूरा पसीने से भीग जाता हूँ। असल में सच कहूँ तो डर क्या होता है ये तभी पता चलता है जब आप ऐसी किसी सिचुएशन में फंस जाओ। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरे साथ आखिर हुआ क्या था। सभी लोगों का कहना है कि जिन्न किसी एक जगह पे बस जाते हैं और उसी जगह पे वो हमेशा रहते हैं और उसके आसपास जो भी आता है वो उसके ऊपर अपना असर ज़रूर दिखाते हैं। ऐसा ही हुआ मेरे साथ मेरे पिछले घर में। जी हाँ, मैं अपने घर के अंदर ही बहुत बुरी तरीके से डर जाता था। मैंने अपने घर के अंदर एक 12-13 फीट की ऊंचाई वाला एक साया देखा है, या फिर अगर सीधे शब्दों में बोलूं तो वो एक जिन्नात था। उस काले से साये ने अपने शरीर पर एक नीला कुर्ता पहन रखा था, यहाँ तक कि इसके पैर भी बिल्कुल काले थे। उस साये को मैंने ज़्यादा देर के लिए तो नहीं, मुश्किल से 5 या 6 सेकंड के लिए देखा था, जिस कारण से पहले तो मुझे लगा कि शायद ये सिर्फ मेरा भ्रम है। लेकिन धीरे धीरे जो घटनाएं सामने आई उनसे सिर्फ एक ही बात मानी जा सकती थी कि वो और कुछ नहीं बल्कि एक खौफनाक जिन्नात था। यानी कि मेरा जो घर था वो एक जिन्नात का घर था। एक बार की बात है, मैं अपने कमरे में बैठा आराम से पढ़ाई कर रहा था। उस समय मेरे घर वाले बाहर किसी काम से गए हुए थे कि अचानक से मुझे बाथरूम का दरवाज़ा लगने की ज़ोर से आवाज़ आई, मानो किसी ने उसे ज़ोर से धक्का देकर बंद किया हो। क्योंकि उस समय घर पे मैं अकेला था, इसीलिए सहमना तो मेरा लाजमी था। लेकिन फिर भी सुरक्षा के लिहाज से मैं उस तरफ जाके वहां पे देखना सही समझा। और उसके बाद जो मैंने सुना, शायद आप उस बात पे यकीन भी ना करो। मैंने देखा कि बाथरूम का दरवाजा बंद था। उसके पीछे की तरफ से एक ऐसी आवाज आ रही थी मानो कोई चीज दरवाजे की दूसरी तरफ से अपने नाखूनों को उस लकड़ी के दरवाजे पे घिस रही हो। पहले तो यह आवाज सुन के ऐसा लग रहा था कि मानो कोई जंगली जानवर उस तरफ फंस गया हो। शायद आप ये समझो कि मैं एक कायर हूँ, लेकिन नहीं। उस समय मुझे इतना ज़्यादा डर लगा कि मैं उस जगह से भाग गया और फौरन अपने घर से बाहर निकल के रोड की तरफ आ गया। उसके बाद मैं अगले आधे घंटे तक वहीं पे खड़ा रहा। और इस बीच मैं आपको एक बात बता दूं, वो दरवाज़ा बंद ही था। फिर जब मेरी मम्मी और मेरी बहन आए तो मैं उनके साथ घर में गया और उनको अपने साथ घटी इस घटना के बारे में बताया। पहले तो वो दोनों मेरे ऊपर हंसी। उसके बाद जब मैंने थोड़ी जिद की, हैरानी की बात थी कि दरवाज़ा अंदर से बंद था, लेकिन अंदर कोई भी नहीं था। उस दरवाजे को हमें बाद में तुड़वाना पड़ा क्योंकि वो अंदर से बंद हो चुका था। लेकिन मेरी बहन और मम्मी यही समझते हैं कि वो शायद किसी और वजह से बंद हुआ होगा। लेकिन मुझे अच्छे से याद है उस दरवाजे के बंद होने की आवाज़ मैंने अपने कानों से ही सुनी थी। लेकिन इस घटना के बाद से मेरी माँ को थोड़ा बहुत शक तो हो ही गया था कि इस घर में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और इसी कारण से घर के हर कोने में आयातुल कुर्सी लिख रखी थी। हमने वो अपने घर में लगभग हर जगह लिख रखी थी, लेकिन पीछे वाले आंगन को छोड़ के। हमारे घर के पीछे वाली गली का रास्ता आंगन से होते हुए ही जाता है। तो एक बार की बात है, गर्मियों का समय चल रहा था
तो मैं और उस समय मेरे घर पे मेरी चाची का लड़का आया हुआ था, इसीलिए मैं उसके साथ बाहर आंगन में ही सो गया। और उसके बाद जो उसके साथ घटा उस बारे में सोच के ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसने बताया कि जब वो सो रहा था तो उसे सोते सोते ही अपने माथे पर किसी के हाथ थपथपाना महसूस हुआ। उसने ये सोच के आंख खोली कि शायद मैं उसके बराबर में खड़ा होऊंगा और उसे उठा रहा होऊंगा। लेकिन फिर जो मेरे भाई ने बताया वो सुन के मेरे होश उड़ गए। उसने कहा कि वो जो भी चीज़ थी उसने कपड़े बिल्कुल मेरी तरह पहन रखे थे, लेकिन सबसे ज़्यादा खौफनाक बात ये थी तो उस साई के चेहरे पे ना तो आँख थी और ना ही मुंह और ना ही नाक। कुल मिला के वो एक बिल्कुल सपाट चेहरा था जिस पे कुछ भी नहीं था। जब मेरे भाई ने उसके हाथ पांव पे ध्यान दिया तो उसके हाथ पांव बिल्कुल काले थे। अभी मेरा भाई इस सदमे से उबर ही रहा था, उसे बगल वाली खाट पे से मेरे उबासी लेने की आवाज आई और उसने हल्का सा मेरी तरफ देखा और उसने पाया कि मैं तो आराम से सो रहा था उस समय। इस सब से मेरे भाई को इतना जोर का झटका लग गया था कि उसके मुंह से अब आवाज नहीं निकल पा रही थी। उसकी आंखों से सिर्फ आंसू ही आंसू गिरे जा रहे थे। बस वो उसी जगह पे अपनी आंख बंद करके जोर से आयतुल कुर्सी मन मन में पढ़ने लगा। लेकिन जब मेरे भाई ने बीच में हल्की सी अपनी आंख खोली तो उसने ये महसूस किया कि वो जो साया था अब ठीक उसके ऊपर की ओर आ गया था और वो अब सीधा उसकी आंखों में घूर रहा था शायद। और एक बार फिर से उस साये ने अपने हाथ को मेरे भाई के माथे पे थपथपाया। मेरा भाई अब इस घटना से इतना ज्यादा डर गया कि वो उस खाट पे लेटे लेटे ही बेहोश हो गया। सुबह मैं अपने भाई को उठाने की कोशिश किया लेकिन वो उठा ही नहीं। तब हमें पता चला कि वो रात से बेहोश था। फिर जब उसे पानी की छींट मार के हमने उठाया तो उसने रात वाली पूरी घटना बताई। और इस बार तो इस घटना को सुन के हम सबकी ही हालत खराब हो चुकी थी। इस घटना के बाद से मेरे भाई ने तो हमारे घर पे आना ही बंद कर दिया। लेकिन उस समय हमारे घर में पैसों को लेकर दिक्कत चल रही थी, जिस कारण से हम उस समय नया घर नहीं ले सकते थे। इसीलिए हमें मजबूरन उसी घर में रहना था। इस घटना के बाद बस एक ऐसी घटना और है जिसने हमें इस घर को छोड़ने के लिए बिल्कुल मजबूर ही कर डाला। दरअसल एक रात मैं और मेरा छोटा भाई अबूदीन, जिसकी उम्र लगभग 7 से 8 साल थी उस समय, हम ऐसे ही कमरे में बैठकर आपस में ही खेल रहे थे। उस समय वक्त भी ज्यादा नहीं, रात में 9:30 या 10 बजे का होगा। हम दोनों उसी कमरे में थे जिसके पीछे से हमारा वो आंगन और उसके बाद पीछे वाली गली आती है। उस कमरे में एक खिड़की भी थी जिसके ऊपर हमने पर्दा लगा रखा था। हम खेल ही रहे थे कि अचानक से हमें गिनती की 3 दस्तक की आवाज आई उस खिड़की पे। एक बार को तो ये आवाज सुनने के बाद हम सोच में पड़ गए कि शायद हो सकता है कि ये कोई छोटा मोटा जानवर हो या फिर कुछ और। इतने हम इस बारे में कुछ कर पाते कि एक बार फिर से 3 बार फिर से थपथपाने की आवाज आई। मुझे तो इस बात का अंदाजा लगभग हो ही गया था कि उस वक्त शायद कुछ न कुछ तो डरावना होने वाला है। लेकिन फिर भी क्योंकि उस वक्त मैं ही वहां पे बड़ा था तो मुझे कुछ न कुछ तो करना ही था। और मैंने वही बेवकूफ़ी की जो शायद मुझे नहीं करनी चाहिए थी। मैं धीरे धीरे उठ के खिड़की के पास गया और पर्दे को खोल दिया। उसके बाद जो मैंने देखा उसके ऊपर कोई भी मेरा विश्वास नहीं करता। पहले तो मुझे आंगन में कोई भी नहीं दिखा, फिर भी मैं एक बार जोर से चिल्लाया, तुम जो भी हो, अगर तुम मजाक कर रहे हो तो तुम्हें बहुत मारूंगा। ये बोलते वक्त भी मैं सोच रहा था कि मैं किससे बोल रहा हूं। लेकिन इस बार मेरी जो हालत थी वो तब खराब हो गई कि खिड़की खुले होने के बावजूद भी पता नहीं कहां से मुझे 3 बार खिड़की के थपथपाने की आवाज आने लगी। बस अब मैं डर चुका था, लेकिन जैसे ही मैंने पलकें झपकाई
तो मेरे डर की कोई सीमा नहीं रही। मैंने देखा कि मेरी आंखों के बिल्कुल सामने दो लाल आंखें चमक रही हैं और वो बिल्कुल अंगारों की तरह हैं, और उनके पीछे है एक बहुत बड़ा काला साया जिसकी ऊंचाई तकरीबन 12-13 फीट से भी ज्यादा की होगी। मानो उसकी आंखों में कोई सम्मोहन शक्ति थी कि मैं उनमें देखे ही जा रहा था, लेकिन अंदर से डर के मारे जो मेरा हाल था वो मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। सबसे डरावनी बात यह थी कि वो चीज इस बार मेरे अलावा मेरे छोटे भाई को भी दिख गई, और वो जितना जोर से चिल्ला सकता था वो चिल्लाया। उसके चिल्लाने की आवाज सुन के मेरे मम्मी और पापा दोनों भाग के हमारे कमरे में आए, लेकिन जब तक वो कमरे में आए वो जो भी चीज थी वहां से गायब हो गई थी। लेकिन उस चीज के जाने के बावजूद मानो मैं एक सदमे में चला गया था, और मैं वहीं पे खड़ा उस खिड़की की तरफ ही निहारे जा रहा था। मेरे पापा मुझे पीछे से आके पकड़ लिए और गले से लगा लिए, और बस मैं फूट फूट कर रोने लगा। तब से लेकर अब तक उस चीज की आंखों को मैं भूल नहीं पाया हूँ। लेकिन उस रात के बाद मैं बहुत ज्यादा डर गया था, इसीलिए मेरी अम्मी मुझे एक मौलाना के पास भी लेके गई। उस मौलाना ने मेरे से तो कुछ नहीं बताया, लेकिन उसने मेरी मम्मी को ही शायद इतना ही बताया कि वो कोई जिन्नात था, और उसके बाद उसने मेरी मम्मी को कुछ काम करने के लिए बताया, और उसके बाद हमें वो घर खाली करना पड़ा क्योंकि हमारे पास नए घर के पैसे नहीं थे। इसीलिए हम उस घटना के बाद तकरीबन 6 महीने तक किराए के कमरों में रहे, लेकिन उसके बाद हमने एक नया घर ले लिया और अब सब कुछ ठीक है। तो दोस्तों, ये तो थी हमारी आज की पहली कहानी। अब बढ़ते हैं आज की अगली घटना की ओर। ये भी हमें हमारे एक सब्सक्राइबर ने ही भेजी है। आइए अब घटना को उन्हीं के नज़रिए से जानते हैं। मेरा नाम रवि मलिक है और मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। ये एक ऐसी घटना है जिसने मुझे अजीबोगरीब चीज़ों पर विश्वास करने पे मजबूर कर दिया था। एक ऐसी घटना जिसके बारे में सोचते ही मेरी रूह कांप जाती है। साल 2004 से 2009 तक दरअसल मैं गार्ड की नौकरी करता था। बात यह थी कि 2004 में मेरा एक्सीडेंट हो गया था, इस कारण मुझे अपनी जॉब छोड़नी पड़ी थी, और उसके बाद मैं काफ़ी समय तक जॉब ना मिलने के कारण गार्ड की नौकरी ही करता रहा। और उसी दौरान 2008 में मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी जिसे मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगा। दरअसल मेरी ड्यूटी एक ऐसी बिल्डिंग में लगी थी जो कि शहर के बिल्कुल आउटर एरिया में थी, और आसपास ज़्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ रेत ही रेत ज़्यादातर, और एक रोड जो कि अंदर शहर से कनेक्ट थी। मेरे अलावा उस बिल्डिंग में 2 और गार्ड्स थे। क्योंकि मॉनसून चल रहा था, इसीलिए दरवाजों में सीलन के कारण उन्हें खोलने और बंद करने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी आती थी। इसी कारण से हम जिस दरवाजे के पास होते वो दरवाज़ा हम अक्सर खुला ही छोड़ दिया करते थे। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, और मैं अक्सर अपनी गार्ड की ड्यूटी के दौरान किताबें ही पढ़ता था, क्योंकि सोना हमारी ड्यूटी में अलाउड नहीं है। उस रात भी मैं आराम से अपनी एक किताब पढ़ रहा था। एक्चुअली रात में हम 3 गार्ड वहाँ पे तैनात थे, तो हम ऐसा करते थे कि 2 गार्ड एक टाइम पे पहरा देते थे और एक सोने चला जाता था। तो उस टाइम पे मैं और एक मेरा साथी गार्ड था, लेकिन वो भी अपनी कुर्सी पे बैठा बैठा सो चुका था। जब मैं अभी थोड़ी देर पहले चक्कर लगा के आया, मैंने तब देखा था, क्योंकि वो दूसरी तरफ वाले दरवाजे के पास था। मैं अपनी किताब पढ़ ही रहा था। थोड़ी देर किताब पढ़ने के बाद मैंने सोचा बिल्डिंग का एक राउंड और मार लेना चाहिए, और उसके बाद मैं अपनी किताब को वहीं रख के राउंड मारने के लिए चला गया। बुकमार्क के तौर पर बुक के अंदर मैंने एक पेंसिल रख दी थी। उसके बाद मैं पूरी बिल्डिंग का एक राउंड लिया और वापस आके अपनी किताब पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन किताब मैंने जब खोली तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने ये पेज पहले पढ़ लिया है, और इसीलिए मैंने आगे पेज पलटे, और मुझे तब पता चला कि मैं 4 पेज पीछे पहुंच गया था। लेकिन मैंने तो बुकमार्क लगा के गया था। फिर भी मैंने सोचा कि शायद हो सकता है कि मेरा साथी मेरे साथ मजाक कर रहा हो, और मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया।
एक बार फिर से 15 मिनट बीत गए। थोड़ी देर पर किताब पढ़ने के बाद एक बार फिर से राउंड लगाने के लिए जाने वाला था। इस बार मैं सबसे पहले अपने साथी को देखने गया तो देखा कि वो गहरी नींद में सो रहा था। लेकिन तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया, इतने राउंड मारने की क्या ज़रूरत है, और मैं अपने सोते हुए साथी को देखकर ही वापस अपनी कुर्सी पे आ गया। लेकिन इस बार मेरी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। बुक का पेज एक बार फिर से काफ़ी पीछे आ चुका था, यानी कि कोई तो था जो कि उन पेजों को पलट रहा था, क्योंकि मैं उसके अंदर पेंसिल लगा के जा रहा था बार बार। मैं जल्दी से दौड़ के बाहर वाले गेट के पास गया, ये देखने के लिए कि जो मेरा पार्टनर दूसरी तरफ गेट पे बैठा है वो सो रहा है या फिर जाग रहा है। मैंने वहीं से देख लिया कि वो गहरी नींद में भी अपनी कुर्सी पे लेटा हुआ था। इस समय तक मेरे को थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था। फिर भी मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि हो सकता है कि मैं थक गया हूँ, शायद इसीलिए ये सब मेरे साथ हो रहा है। मेरे दिमाग में एक ख्याल हो रहा कि हो सकता है हमारे अलावा भी कोई और हो सकता है जो कि यहाँ पे इस बिल्डिंग में घुस आया हो और ये सब कर रहा हो, और अगर ऐसा था तो ये हमारी सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकता था। इसीलिए मुझे कुछ ना कुछ इस टाइम पे करना था, ये मेरे दिमाग में आ रहा था। इसीलिए मैं उठा और पूरी बिल्डिंग का एक बार फिर से चक्कर लगाने लगा। इस बार मैं हर एक चीज़ को बारीकी से नोटिस करने की कोशिश कर रहा था, और इस बार मैं अपने दिमाग में बुक का वो पेज नंबर भी याद करके गया था जिसमें मैं बुक को बंद करके गया था। पेज नंबर वो 187 था। वो पेज नंबर मैं बार बार अपने दिमाग में रट रहा था ताकि मैं भूल ना जाऊं। मैंने पूरी बिल्डिंग का राउंड मारा, लेकिन मुझे कुछ भी अजीब चीज़ दिखाई नहीं दी, जिससे मुझे एक बार फिर से यही लगा कि शायद, इस बार मुझे पक्का लगने लगा कि शायद ये सब मेरा वहम ही था और कुछ भी नहीं। लेकिन जैसे ही मैंने वापस आके अपनी बुक उठाई, मेरी इस बार हालत फिर से ख़राब हो गई, क्योंकि बुक एक बार फिर से पेज नंबर 146 पे पहुंच चुकी थी, जबकि मैं उसे 186 पे खोल के गया था। अब मुझे इस बात पे तो 100% यकीन हो गया था कि इस जगह पे हम तीनों के अलावा भी कोई और है। इसीलिए मैंने फौरन अपनी सर्विस गन उठा ली। लेकिन हैरानी की बात थी कि इस बार एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी सी घटना हुई। मुझे इस बार सीधा कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगी। जब मैं उस तरफ गया जहाँ से वो आवाज़ आई थी तो मुझे वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा। जब मैं उस तरफ पहुँचा तो मुझे एक बार फिर से भारी कदमों की आवाज़ आई, लेकिन इस बार बिल्कुल दूसरी तरफ से। मैं हैरान था कि वो जो भी चीज़ थी वो यहाँ से बिना आवाज़ करे उस जगह पे कैसे पहुँच गई, और मैं फिर से भागते भागते दूसरी तरफ गया, लेकिन इस बार भी मुझे कुछ भी नहीं दिखा। अगले तकरीबन 15 मिनट मैंने उस पूरी बिल्डिंग को छानने में लगा दिए, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। मैं थोड़ा थक कर एक खिड़की के पास आके खड़ा हो गया, और उसके बाद जो मैंने देखा, हे भगवान, वो तो मैं अपनी ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। मेरी नज़र खिड़की के बाहर ऐसे ही आसपास देख रही थी कि मैंने एक चीज़ नोटिस करी, एक ऐसी चीज़ जिसने मेरे को अंदर तक दहला के रख दिया। मैंने देखा कि सामने रोड के पास कोई तो खड़ा था। मैंने अपना फ़ोन देखा तो रात के तकरीबन 2:30 बज रहे थे। मैं सोच में पड़ गया कि ये कौन था, और मेरे दिमाग में एक शक ये भी आया कि यही वो था जो कि मुझे तब से परेशान कर रहा था। मैंने तुरंत ही अपनी बंदूक को लोड कर लिया और भाग के गेट के पास गया, और गेट खोल के मैं जोर से चिल्लाया, जो भी हो वहीं पे रुक जाओ, नहीं तो। लेकिन मानो वो जो भी चीज़ थी वहाँ पे, उसे मेरी बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ा, और वो वहीं पे जैसे का तैसा खड़ा रहा। मैं ही अब गन को उसकी तरफ तानते हुए आगे की ओर बढ़ने लगा। उस टाइम पे मेरे लिए सिचुएशन बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई थी। एक मन कर रहा था कि अंदर अभी जाऊं और अपने दोनों साथियों को उठा के ले आऊं, लेकिन दूसरा मन ये था कि अगर ये भाग गया तो काफ़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी, और वैसे भी एक अकेला बंदा मेरा क्या बिगाड़ लेगा। यही सोच के मैं उसकी तरफ आगे बढ़ने लगा। अब वो तकरीबन मेरे से 10 फीट की दूरी पे ही खड़ा होगा, और उसके बाद जो मैंने देखा, मेरी हालत बिल्कुल ख़राब हो गई, और वो मैं अपनी ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। मैंने उसके शरीर को एक बार निहारना शुरू किया, ऊपर से और फिर नीचे देखने लगा। जब मैं उसके पैरों तक पहुंचा तो देखते देखते मेरी हालत ख़राब हो गई। मैंने देखा कि घुटने के नीचे उसका शरीर ही नहीं था, मानो बिल्कुल गायब। घुटने के नीचे वो ऐसा था कि मानो सिर्फ धुआं धुआं, और उसका मुंह
अब भी दूसरी तरफ ही था। उस समय मेरी हालत पता नहीं कैसी हो गई थी कि मैं वहीं पे खड़ा रहा, मानो मैं वहीं पे जम गया था। चाहकर भी मैं चीख नहीं पा रहा था, वरना मैं इतनी जोर से चिल्लाता कि पूछिए ही मत। मेरी बंदूक मेरे हाथ से छूटकर नीचे गिर चुकी थी। अब मुझे बस यही लग रहा था कि बस आज मेरी मौत का दिन है। मैंने डर के मारे अपनी आंखें मींच ली। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मेरी हालत ही खराब हो गई। जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली तो मेरा सारा खून एकदम से मानो जम गया हो। मैंने देखा कि वो जो भी चीज थी वो मेरी तरफ अपना मुंह कर चुकी थी, और उसका जो रूप था, मैं आपको उसके बारे में क्या ही बताऊं। उसके चेहरे पर खून और घाव के कई सारे निशान थे। मेरे ख्याल से ऐसे घाव तभी लगते हैं जब कोई जल गया हो। इसकी एक आंख तो ठीक थी, लेकिन दूसरी आंख की जगह सिर्फ एक काले रंग का गड्ढा था, जिसके अंदर से ऐसा डर बाहर आ रहा था जो कि मुझे चारों तरफ से घेर चुका था। अब तक मैं जिन आत्माओं भूत पिशाचों पर विश्वास करने से कतराता था, आज शायद उसी से मेरा सामना हो गया था। मन में ख्याल आया कि क्यों ना हनुमान चालीसा ही पढ़ लूं, लेकिन पता नहीं क्यों मुंह से कोई आवाज ही नहीं निकल पा रही थी। यहाँ तक कि हनुमान चालीसा की लाइन भी भूल गया था। मैं अपनी वो हालत खो चुका था कि मैं उसके सामने से भाग सकूं या फिर कुछ भी अपने आप को बचाने के लिए करूं। लेकिन वो जो भी था, उसने अपना हाथ उठाया और अपना हाथ मेरे माथे पे रखा। उसका हाथ मेरे माथे पे पड़ते ही मैं उसी जगह पे बेहोश हो गया। शायद से मैं वहां पे अगले 3 घंटे तक ऐसे ही पड़ा रहा। सुबह तकरीबन 5 बज चुके थे जब मेरी आंख खुली। मैं बाहर वहीं पे लेटा हुआ था। अब भी मेरे उठते के साथ ही मेरा जो साथी गार्ड दूसरे गेट पे पहरा दे रहा था, वो भी भागते भागते उस टाइम पे ही वहां पे आया और पूछने लगा कि तुम्हारे कपड़े कैसे गंदे हो गए। मैं सोच में पड़ गया कि इसे वो बात बताऊं या फिर ना बताऊं, लेकिन इससे पहले कि मैं उससे कुछ कह पाता, मेरे होश एक बार फिर से उड़ गए। मेरा वो साथी गार्ड अचानक से बिल्कुल पतला सा हो गया। हो सकता है कि आपको मेरी इस बात पे यकीन ना हो, लेकिन अचानक से उसके शरीर का आकार बदल गया था और ऐसा लग रहा था उसके पूरे शरीर की खाल काफी अंदर चली गई हो। उसके गालों में अचानक से गड्ढे से हो गए थे। उसके बाद मेरी हालत तो एक बार फिर से वैसे ही हो चुकी थी जैसे कुछ घंटे पहले थी, लेकिन इस बार वो जो भी चीज थी वो पता नहीं कैसे बहुत ऊंची ऊंची छलांग मार के मेरे सामने से ही दूर की तरफ जाने लगी। वो मेरी आंखों के सामने से ही 10-10 फीट की छलांग मारता हुआ आगे की ओर बढ़ता जा रहा था और कुछ ही देर में वो मेरी आंखों से ओझल हो गया। मेरी हालत खराब हो चुकी थी। काफी देर तक मैं उसी जगह पर खड़ा रह गया। फिर जब बाद में होश संभाला तो बाद में अपने साथी गार्डों को उठाने के लिए भाग के गया, लेकिन मेरा वो साथी गार्ड जो कि बाहर गेट पे सो रहा था वो उठा ही नहीं। जब मैंने उसकी नब्ज देखी तो देखा कि वो मर चुका है। मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। इतने में ही मेरे को अपने दूसरे साथी गार्ड का ख्याल आया। वो भी पता नहीं कैसे पूरी रात भर सोया हुआ था, और जब मैंने उसे उठाया और ये सब बताया तो उसे पहले तो उस बात पे यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उसने उस साथी गार्ड की लाश देखी तो उसकी भी हालत पतली हो गई। हमने फौरन फोन करके अपनी सिक्योरिटी कंपनी को इस बारे में बताया। पता नहीं उसके बाद क्या हुआ। बाद में मेरे ख्याल से जब उस लाश का पोस्टमार्टम हुआ तो ये पता चला कि उस गार्ड की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। लेकिन मेरे साथ उस रात घटी वो सारी घटनाएं मैं बिल्कुल भी नहीं भूला था, और मैंने जिस को भी लगभग ये बात बताई थी उनमें से किसी को भी मेरी बातों पर यकीन नहीं था। लेकिन एक आदमी था जिसे मेरी बात पे यकीन हो गया, और उसने कहा कि वो एक छलावा था जो कि पता नहीं किसी भी कारण से मेरी जान छोड़ के मेरे साथी की जान लेके चला गया। इस घटना के बाद मैं इतना डर गया था कि अगले 3-4 महीनों तक मैंने वापस नौकरी ही नहीं करी। उसके बाद भी मैंने कंपनी से कहा कि मैं किसी सुनसान बिल्डिंग के आसपास नौकरी नहीं करूंगा, मुझे कोई ऐसी जगह चाहिए जहां पे आसपास लोग हों बहुत सारे। फिर मैंने लगभग 6 महीने और गार्ड की नौकरी करी और उसके बाद मैंने वो नौकरी छोड़ दी। वैसे तो इस घटना को 10 साल से भी लंबा वक्त हो गया है, लेकिन आज भी इस बारे में सोच के